जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल आप लोगों के नज़दीक है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसी को देखते हुए आज हम सीटेट के इम्पोर्टेंट यानी कि सोशल साइंस के एसएसटी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मैं रोज़ डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट रोज़ डेली लेके आता हूं। आज भी उसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। तो अच्छे से दोस्तों इस वीडियो को पढ़ेंगे, संभवतः इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यानी कि 15 से 20 सालों में हर साल सीटेट के क्वेश्चन में यानी कि सीटेट के पेपर में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे वीडियो को अच्छे से, सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्यों लागू करना चाहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीयों को कंपनी सरकार के लिए वफादार बनने के लिए। क्या होता था? 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना जो क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दें। ठीक है, याद रखेंगे, ताकि क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दें और कंपनी के प्रति वफादार रहें। अगर उनको अंग्रेजी सिखाई जाएगी तो हमारी भाषा समझ पाएंगे, हर चीज़ जान पाएंगे और हमारे प्रति वफादार रहेंगे, काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया गया, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, 19वीं सदी में भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? 1793 में क्या हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर थे। तो उन्होंने क्या किया? 1793 में स्थायी समझौता किया, या स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं आप इसको। क्या किया? स्थायी समझौता किया। ठीक है, याद रखेंगे, स्थायी समझौता किया। स्थायी समझौता जब किया तो उसके तहत क्या किया गया? भू राजस्व में ये व्यवस्था लागू की गई कॉर्नवालिस द्वारा, जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। ठीक है, याद रखेंगे, इस व्यवस्था के तहत यानी कि स्थायी समझौते के तहत क्या किया गया? जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो ये जो विद्रोह हुआ था, पहली बात तो जानिए ये किस वर्ष हुआ था? 1857 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, पूरे भारत में फैल चुका था। ठीक, याद रखेंगे। तो 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत की थी। कहाँ से की थी?
लखनऊ से इन्होंने विरुद्ध की शुरुआत की थी, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक, याद रखेंगे किस शहर से? लखनऊ से। ठीक है, 1857 में बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो किस एक्ट के तहत किया गया, चलिए जान लेते हैं। तो वो कौन सा एक्ट था? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1858 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप 1858 ईस्वी में ही एक्ट पारित किया गया। ठीक, 1858 का अधिनियम था ये। कौन सा अधिनियम था? 1800 अधिनियम था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? भारतीय प्रशासन के जो संचालक का कार्य था वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को, तथा क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य चलाने लगे थे। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। रोज़ डेली आप लोगों के लिए सीटेट की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल रहा है, और बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले। तो रोज़ डेली अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था ये? मध्यकालीन भारत में पाइक सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? पैदल सैनिकों को कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। पाइक जो है वो कौन सी सेना होती थी? वो होती थी पैदल सेना। ठीक है, कौन सी सेना होती थी? पैदल सेना होती थी। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि अनिवार्य सेवा के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होता था? पाइक जो है वो पैदल सैनिकों को कहा जाता था। सेना के अनिवार्य सदस्य के रूप में होते थे ये लोग। ठीक है, याद रखेंगे। तो अनिवार्य सेवा के सदस्य के रूप में ये लोग होते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? मणिग्राम तथा नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो याद रखेंगे, ये चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मणिग्राम तथा नानदेसी संस्था का उल्लेख हुआ है। ठीक है, किसका? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयों में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चोल शासकों की चोल काल के प्रसिद्ध शहर या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा आपका दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें दो श्रेणियां होती थी, मणिग्राम और नानदेसी। ठीक है, तो मणिग्राम का क्या काम था? मणिग्राम जो व्यापारिक श्रेणी थी वो आंतरिक व्यवहार करती थी। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि देश के अंदर। और जबकि नानदेसी जो थी वो क्या करती थी? वो नानदेसी जो थी उसकी व्यापारिक श्रेणियां क्या करती थी? विदेशों में व्यापार करती थी वो। ठीक है, विदेशों में व्यापार करती थी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ करती थी? विदेशों में व्यापार करती थी। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो याद रखेंगे, सिर्फ एक बार नाम इनका आया है, यानी कि एक बार खाली गंगा और यमुना नदी का नाम आया है। क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी मानी गई है? वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद में। पर गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम है? सिर्फ एक बार नाम आया हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेद आपसे पूछ ले क्वेश्चन बदल के कि इस ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्म में है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो वो कौन सी विशेषता है?
जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। तो याद रखेंगे बौद्ध और जैन धर्म में क्या कहा गया, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। ठीक है, कौन? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। ये विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि उच्च जातियों का उनके भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। किसने कहा था ये? तो याद रखेंगे ये कथन किसका है, चलिए जान लेते हैं। तो ये कथन किसका था? तो याद रखेंगे ये कथन है ज्योतिबा राव फूले का। ठीक है, याद रखेंगे किसका है ये कथन? ज्योतिबा फूले का है। ठीक है, याद रखेंगे ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है, याद रखेंगे जो निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारे प्रयास किए। ज्योतिबा फूले जो दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो दीवाने आम जो बना था उस सामान्य लोगों के पता है विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, किसके लिए? ये किसके लिए बनवाया गया था? सामान्य लोगों के विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए, यानी कि प्रजा में संतोष बेहतर। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रजा में संतोष बेहतर, यानी कि संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ठीक है, प्रजा में संतोष बेहतर, शासन में संतोष यानी कि शांति बनाए रखने में। ठीक है, याद रखेंगे शांति बनाए रखने में, उनकी समस्याओं को सुधारने में, समाधान में सहायता करता है। तो प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित के चेंगलपट्टू जिले में उत्तर मरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? ठीक है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में उत्तर मरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। ठीक है, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग जो हैं वो इनके सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें सत्य नहीं है। ठीक है, आपको ये जानना है किसमें सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे जो ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका की नियुक्ति राजा द्वारा राजस्व के एकत्रण करने के लिए किया जाता था। ठीक है, किया जाता था। तो यह पद वंशानुगत चलता रहता था। ठीक है, राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ये जो कथन है ये इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि वो टैक्स एकत्रित करने के लिए ही बनाई गई थी। ठीक है, बनाया गया था। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक गुण, प्रांगम्यता एवं संरचना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोज कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोज कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उसे खनन कहते हैं। ठीक है, खनन कहते हैं। याद रखेंगे खनन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें जो हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ है, दक्षिण भारत में है। याद रखेंगे कहाँ पर है, दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, जो कि सब दुनिया की प्राचीनतम चट्टान है। इसे दक्कन का ट्रेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली लावा से हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे कच्चे माल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसे कपास से सूती कपड़ा। ठीक है, जैसे कपास से सूती कपड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा द्वितीय क्रिया। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है जो कच्चा माल है उसका प्रयोग करके कुछ नया बनाया जाता है, यानी कि उसका कच्चा माल होता है, फिर उसका जब दूसरा क्रिया की जाती है उसमें तो एक नई चीज़ बनती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कपास होता है, कपास से फिर क्या बनता है, सूती कपड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। पहली बात तो जानिए अपाचे और क्रो क्या है। ये उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है जो कबीलों में रहती है। ठीक है, जो कबीलों में रहती है। उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है जो कि कबीलों में रहती है, उत्तरी अमेरिका के कबीले। ठीक है, इसे ऑप्शन आपका सही है, उत्तरी अमेरिका के कबीले। ऑप्शन में ये भी लिख सकता है उत्तरी अमेरिका की जनजातियाँ। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की जनजातियों के कबीले हैं ये। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है वो भी क्या है, सनराइज उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, क्या है, सनराइज उद्योग के उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण। और क्या क्या इसमें आ जाते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य। ठीक है, चिकित्सा और स्वास्थ्य भी जो है वो सनराइज उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो याद रखेंगे विश्व का जो फल उद्यान है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, फलोद्यान कैसे होते हैं, यहाँ पर रसीले फल होते हैं। जैसे रसीले फल का मतलब क्या होता है, जिसमें से रस निकले। ठीक है, यानी कि खट्टे पदार्थों के रस निकले, जैसे नींबू संतरा आदि। ठीक है, जैसे नींबू संतरा आदि। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन जहाज के नौकायन में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन जहाज के नौकायन में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं, उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं, उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं वो नौकायन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जहाज़ों को बंदरगाहों से आसानी से निकाला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। चलिए इसका भी आंसर हम जानेंगे। तो याद रखेंगे पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और जो जहाज़ें, हवाई जहाज़ें यहाँ चलती हैं वो कौन सा होता है, वो होता है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ मौसम बिल्कुल समान होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे हवाई जहाज़ जो है उड़ती हैं। वो कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल।
और रेडियो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है, तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। याद रखें क्या होगा, आयन मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, कब बिगड़ जाता है? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, कब बिगड़ जाता है? चलिए इसका आंसर भी हम जान लेते हैं। निर्वाणीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। ठीक है, किसके कारण? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, निर्वाणीकरण तथा भू अपरदन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, आपसे नेगेटिव पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सिद्धांत विकास पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग जो है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग जो है वो पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, दो शहर एन और एम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है, तो इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? चलिए मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होगा, दोनों जो हैं शहरों के बीच में कितने कितने डिग्री का अंतर है? 15-15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कितने कितने डिग्री का? 15-15, यानी कि देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? वो है 15 डिग्री, दोनों देशों के प्लस 15 डिग्री। तो दोनों शहरों की जो डिग्रियां हैं वो 15-15 डिग्रियां हैं, तो इनको अगर जोड़ दिया जाए यानी कि मिला दिया जाए तो कितने हो गई? ये हो गई 30 डिग्री हो गई। ठीक है, याद रखेंगे 30 डिग्री। और एक चीज़ और मानक याद रखेंगे आप लोग कि 1 डिग्री देशांतर तय करने में समय लगता है, कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर तय करने में समय लगता है, वो लगता है 4 मिनट का। ठीक है, कितना लगता है? 4 मिनट का। तो दोनों शहरों की डिग्रियां कितनी हैं? टोटल 30 डिग्री हैं। तो अब निकाल लीजिए, 30 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 120। ठीक है, कितना हो गया? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। तो कितने हो गए कुल घंटे? 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 घंटा होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं कि दो शहर हैं जिनकी डिग्रियां हैं 15-15 डिग्री है। दोनों शहरों को जोड़ लिया जाए तो कितनी होगी? 30 डिग्री हो गई। और एक मानक होता है कि 1 डिग्री देशांतर तय करने में जो समय लगता है वो 4 डिग्री लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर तय करने में समय जो लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो हमारे पास कुल 30 डिग्रियां हैं, तो 30 डिग्री को हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट निकल के आता है। ठीक है, 120 मिनट निकल के आता है। तो 120 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं? घंटों में लिखना होगा, मिनटों को 120 मिनटों को, तो 2 घंटे कुल होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम वेतन अधिनियम। तो ये सुनिश्चित क्या करता है? क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए। क्या निश्चित करता है या क्या सुनिश्चित करता है? कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम काम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 जो कि संविधान में अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा इसमें की गई है। ठीक है, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 17 से है, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? गरीबी है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, गरीबी जो है भारत में असमानता का मुख्य लक्षण या मुख्य कारण है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का जो अधिकार दिया गया है, इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो चलिए जान लेते हैं क्या सत्य है। तो याद रखेंगे पुत्रों पुत्री और उनकी माता का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। पुत्रों पुत्री और उनके माता का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों पुत्रियों तथा उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? ये 2005 अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो याद रखेंगे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में भारत में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, कब किया गया था? तो कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सेलेक्ट करके बहुत ही मेहनत से आप लोगों तक लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट किए जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, संभवतः आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़िएगा, बहुत ही काम आने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस देश के संविधान से। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मतलब कि मूल अधिकार कितने थे? प्रारंभ में जब शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो वो दिए गए थे 7। हमारा क्वेश्चन कहता है प्रारंभ में तो 7 दिए गए थे। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 6 कैसे हो गए? 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां कब हुआ? 1978 में। ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार जो था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसी वजह से 7 से 6 हो गए हमारे मौलिक अधिकार। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल जो कानून है वो कौन सी अनुसूची में है?
तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची का विषय है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है तो वो किसका प्रतीक है? तो याद रखेंगे वो किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना होता है तो ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है न्याय का प्रतीक होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो वो देशी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है आपसे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था तो किस संशोधन के तहत बनाया गया था और कब बनाया गया था? सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम 1975 में किया गया। ठीक है, अधिनियम 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है? तो कौन सी विशेषता है भारत की नागरिकता की? तो याद रखेंगे जो संपूर्ण भारत की क्या है? एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसी है? वो एकल नागरिकता है। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप 40 सीटेट यानी एसएसटी के सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। समझ ना आया हो तो दोबारा पढ़िएगा, संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये सारे के सारे सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।